Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. So in this video, we're gonna start our lecture 3 of DU, PHU, SU course. ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से देख लिया होगा। लेक्चर 2 जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैं लास्ट में कैंटर्स थ्योरम और उसके बाद कैंटर्स हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ व्हाट इज केंटर थ्योरम और व्हाट इज केंटर हाइपोथेसिस। ठीक है, सो हाइपोथेसिस देखा जाए तो वो ये कहता है हाइपोथेसिस कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर इन बिटवीन एल इफ नॉट, या फिर इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाइए एल इफ नॉट एंड सी, मतलब इनके बीच में कोई भी आपको एक भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात रही कैंटर्स थ्योरम क्या है। कैंटर्स थ्योरम भी कहती है देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप फ्रॉम ए सेट टू इट्स पावर सेट। ठीक है, तो दोनों ही थ्योरम ये बताती हैं, एक थ्योरम है और एक हाइपोथेसिस है। मतलब इस पे तो बहुत डाउट है बट हम इसको एज्यूम करके चलेंगे अपने थ्रू आउट द कोर्स, क्योंकि इस पे कोई अभी क्लैरिटी नहीं है जो है या नहीं, बट स्टिल हम मान के चलेंगे। ठीक है, और ये थ्योरम है बेसिकली देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू इट्स पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और तो यहाँ से हमें वास्तव में कंक्लूजन क्या मिला था कि ए जो है वो कम पोटेंशियल रखता है एज कंपेयर टू पावर सेट ऑफ ए। गॉट इट? बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और लास्ट में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एन इज सिमिलर टू जेड क्यों होता है, एन क्रॉस एन इज सिमिलर टू एन क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और दिस लेक्चर इज अ लास्ट लेक्चर ऑफ हमारा जो काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी टॉपिक है। इसको आप यूनिट 1 भी दे सकते हो, हम यूनिट के तरीके से चलेंगे। यूनिट 1 में हम 3 लेक्चर करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे। आज के लेक्चर में मैं अप टू आपको पूरा काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी, अभी अलजेब्राइक नंबर भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम रहा तो इसी वीडियो में बता दूंगा कुछ टिप्स कि क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करते हैं इन एग्जाम। ठीक है, तो आपकी जो काउंटेबिलिटी पूरा चैप्टर फंक्शंस एंड काउंटेबिलिटी और सेट्स का जो पूरा होल चैप्टर है उसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो 3 मिलेंगी और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने बताया था कि पी वाई क्यूज होंगे या कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे और कुछ नेट के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी है वो आपका जैम में नहीं आता है। सो इस बेसिस पे हम लोग नेट के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको वो लेवल देंगे जो कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होगे नेट का लेवल सर अभी कहाँ से होगा, बिल्कुल होगा। आपको मैं पढ़ाया ही इस बेसिस पे है कि आप कर सकोगे। ठीक है, तो आप समझ लो। तो आज की स्टार्टिंग जो हम करने वाले हैं वो एक करने वाले हैं मैप से, और वो आपको बहुत कुछ, देखिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हो सकता है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड बदल दे। ठीक है, सोचने की थोड़ी सी जो मैथ को हम जिस तरीके से सोचते हैं वो सोचने की जो एबिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज कर दे। तो बहुत ध्यान से, वीडियो लंबा होगा ठीक है, पर ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक मैं मैपिंग डिफाइन करता हूँ फ्रॉम एन टू जेड। ठीक है, अब इस मैपिंग को एक फंक्शन से अटैच कर देता हूँ। वो फंक्शन क्या है, -n-1/2 एंड n/2, -n-1/2 n/2। और ये कब कब डिफाइन है, व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज इवन। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा देखो, क्या ये बाइसेक्टिव मैप आपकी बना रही है। तो सपोज मैं रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ x, तो यहाँ पे मैं पाता हूँ f of x। So suppose if you put 1, you get 1 is odd number. Then if you put here, then you get 0. If you put 2, 2 is even number, then you get 1. If you put 3, then you get what? What you get? Yes, you're right. So यहाँ पे 3 minus 1 upon 2, which is -1. If you put 4, then you get 2. If you put 5, then you get
what do you get? -2. Okay, if you get 6 you get 3, if you get 7 -3. Okay, सो ऐसे ही आपका चलता रहेगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको कोई भी आप करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी आप एनी नेचुरल नंबर ले लो, उसके रिगार्डिंग आपको एक पूरा होल जेड कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है, मतलब जिसमें जीरो भी आ रहा है, जिसमें 1 2 सॉरी 3, ठीक है। तो मैं एक रेड पेन लेता हूँ, देखो जीरो भी आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 से 3 भी आ रहा है, मतलब सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और जीरो इंक्लूड आ रहा है। तो ये सेट होता है इंटीजर्स का सेट। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो मैपिंग हमने जो डिफाइन की है, ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। अब आपको अगर सर आपने तो ऐसे डेफिनेशन तो लगवाई नहीं, तो देखिए 1 1 क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट लो, उसकी जो इमेजेस है वो डिफरेंट है। आप इस एक्स के जो कोई डोमेन है, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले लो, कोई भी चेक कर लो, इसके डिफरेंट इमेजेस ही मिलेगा, ठीक है। अब बात रही जेड की, तो आप जेड का कोई सा भी एलिमेंट लो, उसकी प्री इमेज आपको इसमें मिल जाएगी। बिल्कुल सच है, आप कोई सा भी उठाओ, सपोज -5, ठीक है, तो -5 के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब एक्स क्या होगा, उसको हमेशा आपको मिल जाएगा। -10 उठाओगे उसके लिए भी मिल जाएगा। हर एक एलिमेंट के लिए इसके प्री इमेज एन में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑन 2। और जब ये दोनों ये मैप आपकी 1 1 on 2 हो जाती है, इट मीन्स बाइजेक्टिव हो जाती है। हमने सिमिलर सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि कोई दो सेट सिमिलर तब होते हैं जब वो जो मैपिंग है उनकी वो क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। तो हमने ऊपर क्या दिखा दिया, बाइजेक्टिव, तो हम किनको क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा होगा, जो बच्चे पहले से पता है तो उनका तो नहीं घुमा होगा, बट इनके लिए ये पहली बार है, जो न्यू कमल्स हैं तो उनके लिए पहली बार होगा, जिन्होंने मैपिंग डिफाइन की होगी। मतलब हम लोग जनरली पढ़ते हैं ना नेचुरल नंबर का सेट से, जो छोटे से पढ़ के आए हैं कि इंटीजर्स का सेट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें तो दो बार है। मतलब एक नेचुरल नंबर क्या होता है, ये अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। बट जो इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वाले भी आते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 टाइम से भी ज़्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों ही सेट सिमिलर हैं। तो आज के बाद कभी भी हम इन दोनों को बड़ा छोटा नहीं कहेंगे, दोनों ही सेट सिमिलर हैं, दोनों ही सेट इन्फिनाइट हैं। और आगे अब हम इसी के बाद काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पे भी आपको ले चलते हैं, और उसके बाद हम इनकी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी कार्डिनलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो कार्डिनलिटी को मैं कल ही बता दिया था, कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ओके। और आई होप इस मैपिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ से आप आराम से आप कभी नहीं कहेंगे ये दोनों छोटे बड़े सेट हैं, हमेशा कहेंगे ये दोनों सिमिलर हैं। और इनकी कार्डिनलिटी पे आप क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, उसके बाद हम आराम से कार्डिनलिटी पे भी बात करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं धीरे धीरे क्लियर तो हो रही हैं। चलिए, तो आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी आपकी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, ठीक है। तो ब्लू पेन से मैं लिखूंगा इसको, ए सेट is said to be countably infinite, ठीक है, if it is similar to n। बहुत ध्यान से डेफिनेशन को देखना है, उसके बाद आप आओ काउंटेबल सेट की डेफिनेशन पे। मैं जल्दी जल्दी सारी डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ और सभी को एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन देखते हैं, सेम है, मतलब कुछ बुक्स में काउंटेबली इन्फिनाइट कहते हैं, कुछ बुक्स में काउंटेबल सेट कहते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अलग, वैसे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बुक्स के पेपर पे यदि आप बाटले में जाओगे और एस के मप्पा रही, मतलब अदर अदर कॉम्बिनेशन सर हैं, तो अदर अदर बुक्स में अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। ए सेट is either finite or countably infinite as referred as या as known as, जो भी आप कहना चाहें, काउंटेबल सेट, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग बैड है, बट मैं इसीलिए बोलता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, अनकाउंटेबल।
अब जैसे इसी में अभी आप मैं जो दोनों आपको डेफिनेशन दी हैं, यदि आप रूडे की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और ड्यू की स्टैंडर्ड बुक है, जो भी ड्यू के स्टूडेंट रहे हैं बैचलर्स में तो उन्हें पता होगा कि जब रूडिन बुक को आप फॉलो करते हैं तो उसमें ये दोनों ही डेफिनेशन काम में आएंगे। उसमें क्या कहता है, जो ऑथर है वो काउंटेबल को यूज करता है काउंटेबल इन्फिनाइट के लिए, और एट मोस्ट काउंटेबल को यूज करता है फाइनाइट एंड काउंटेबल इन्फिनाइट के लिए। ठीक है, तो हम अभी उस चीज पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा डिस्कशन है, क्यों करते हैं कैसे करते हैं, बट अभी आप ये समझ के चलो कि काउंटेबल और काउंटेबल इन्फिनाइट मतलब आपकी जो एमएससी एंट्रेंस में आएगा ना, वो चीज़ें इतनी क्रिटिकल नहीं होंगी। ठीक है, सिंपली आप जैसे उसमें काउंटेबल इन्फिनाइट का ऑप्शन नहीं है, मतलब जो मैं दो डेफिनेशन दे रहा हूँ, यदि इन दोनों को फॉलो नहीं हो रहा है तो आप जो भी लगाए आएंगे वो सही हो जाएगा, बच्चे क्लेम करके आप सही कर सकते हैं, तो इश्यू नहीं है कोई। ठीक है, तो बस ये हो जाता है, या फिर उस यहाँ पे पर्टिकुलर वो लिख के नहीं देगा क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो ये इशू आपके साथ नहीं आएगा कि वही बुक को वो मान के चले। ठीक है, ये बुक का इशू तब आ जाता है जैसे आप उसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हैं जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं एफएससी का, तो वहाँ पे ये इशू आए। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में यदि आप एमएसडीयू से करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये सब आपको शायद आप होंगे तो आपको पता भी होगा क्योंकि वो वही चीज़ फिर रेफर करता है। तो इस सेट इज सेट टू बी अनकाउंटेबल। ठीक है, इफ इट इज नॉट काउंटेबल, that is neither finite nor countably infinite। ठीक है, सो अब मैं धीरे धीरे आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, उसके बाद जो हमारा मेन टास्क रहेगा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इस सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एन। तो बेसिकली कोई सेट को हम एन के सिमिलर दिखाते हैं, या फिर कोई भी सेट है उससे हम एन पे 1 1 on 2 मैपिंग या फिर बाइजेक्टिव मैपिंग आप दिखा पाए, तो आप सिंपली कह दोगे कि वो सेट जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके, काउंटेबल सेट किसे कहते हैं? सेट इज आइदर फाइनाइट, कोई फाइनाइट सेट है उसे हम काउंटेबल कहते हैं, या फिर काउंटेबल इनफिनाइट कहते हैं, चॉइस आपकी है। काउंटेबल इनफिनाइट को ही हमने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, तो एज रिफर्ड एज काउंटेबल सेट। ठीक है, तो वो एक बेसिकली काउंटेबल सेट, मेन डेफिनेशन आपके ऊपर आप कह सकते हैं, या फिर फाइनाइट, कोई फाइनाइट हो या फिर कोई सिमिलर टू एन हो तो उसे आप काउंटेबल या काउंटेबल इनफिनाइट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल आप किसे कहोगे? जो सेट काउंटेबल नहीं है, नॉट काउंटेबल, उसे आप क्या कहोगे? अनकाउंटेबल कहोगे, राइट। और नीचे और थोड़ा सा क्लियर की गई ये चीज क्या, नाइदर फाइनाइट नॉर काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब ना तो फाइनाइट होना चाहिए ना ही काउंटेबल इनफाइनाइट होना चाहिए, बेसिकली उसको हम काउंट ही नहीं कर पाए। ठीक है, और ना ही वो सिमिलर टू एन होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है नॉट सिमिलर टू एन। ठीक, सो और अनकाउंटेबल सेट को ऐसे भी कह सकते हो कि सिमिलर टू एन, आर कह सकते हो बेसिकली, तो कोई भी सेट इज सिमिलर टू आर इज अनकाउंटेबल सेट, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, आर तो पता है ना, रियल नंबर का सेट है। ओके, तो बेसिकली डेफिनेशन को हम इसी तरीके से लिखते हैं, बट आगे फ्यूचर में बताऊंगा कि देखो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा चलो दे देता हूँ कि पेपर में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करें। देखो, पेपर में पहली बात काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी सेपरेट क्वेश्चन आना इतना कठिन हो नहीं पाता है। ठीक है, देखो यदि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से हार्ड क्वेश्चन भी आया तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को अदर के बेसिस पे पूछेगा। सपोज आपको एक फंक्शन डिफाइन कर देगा, वो एक फंक्शन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, उस पर कह देगा कि कितने पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी दे रहा है। ठीक है, तो उससे आप बताओगे कितने पॉइंट्स पे दे रहा है, वो सेट बनाओगे। तो सिंपली वो सेट यदि एन के आइसोमॉर्फिक है, या फिर आइसोमॉर्फिक वर्ड यहाँ पे गलत है, वो ग्रुप थ्योरी में आता है, यदि एन के सिमिलर हो पा रहा है या चॉइसेस जो हैं वो एन के बराबर हो पा रहे हैं, तो सीधा आप बोलोगे काउंटेबल सेट है, या फिर काउंटेबल इनफिनिट जो ऑप्शन हो। ठीक है, यदि उसकी चॉइसेस जो है वो अनकाउंटेबल से आ रहे हैं तो सीधा आप बोलोगे आर है। ठीक है, सो आर और एन पे ही मैं घूमूंगा मोस्ट प्रोबेबली, सबको कंपैरिजन यदि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा तो एन और आर को आप ध्यान रखिए, बस उसी से सारा खेल मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बस भूलना नहीं है कि चॉइसेस कहाँ से आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलिनोमियल के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें चॉइसेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि चॉइसेस नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो काउंटेबल है, यदि चॉइसेस
आर से आ रही हैं या फिर क्यूसी से आ रही हैं, क्यूसी मतलब इरेशनल नंबर का सेट, ठीक है, तो या चॉइसेस कोई इंटरवल से आ रही हैं, तो ये सब आपको अनकाउंटेबल दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चॉइसेस कहाँ से आ रही हैं, या फिर जैसे इस टाइप का फंक्शन आ गया कि कंटिन्यूटी के ऊपर पूछ रहा है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो हम करेंगे कल की वीडियो में, तो इसको अभी मैं बस एक माइंड ऑफ फ्रेम बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या रखना, डेफिनेशन एक रिमेंबर होना चाहिए, बट मेन जो थीम है या मेन जो हम आउटपुट लेना चाहते हैं इस पूरे 3 लेक्चर से वो यही कि आपको क्लियर होना चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर कि आपको बेसिकली करना क्या है, ठीक है। चलिए ओके, सो हमारी मोस्ट से मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हमारे टास्क यही हैं कि हम अपनी जो मैपिंग्स हैं हम उसको सिमिलर दिखाना स्टार्ट करें। तो अभी हमने दिखाया था कि ये जो एन है ये जेड के सिमिलर है, ठीक है, और मैंने ऊपर बताया कि जब एन जो है किसी के भी सिमिलर हो जाएगा तो वो जो सेट है वो काउंटेबल सेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप जानते हो एन की कार्डिनलिटी कितनी है, एल इफ नॉट, जब ये सिमिलर हो गया तो जेड की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एल इफ नॉट, गॉट इट। तो आपने आप यहाँ से क्या जान लिया कि जो कार्डिनलिटी एन की है वही कार्डिनलिटी जेड की, ठीक है। नेक्स्ट टास्क है आपका, अब हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि एन जो है वो सिमिलर होता है एन क्रॉस एन के, और इसी पे आपका जो होमवर्क रहेगा या फिर आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो ये रहेगी कि आपको एन को दिखाना है ये सिमिलर है, सॉरी, ठीक है, ये सिमिलर है एन क्रॉस एन डॉट डॉट अप टू एन टाइम्स, ये आपका टास्क है। हाँ मैंने थोड़ा सा आपको क्रिटिकल दिया बट है नहीं कुछ इसमें, आप जब इसको मैं कराऊंगा इसको आपको करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो बिल्कुल ले लेता हूँ, तो आप एक मैपिंग डिफाइन करिए फ्रॉम, या किसी को सिमिलर दिखाना है तो हमें मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको बाइजेक्टिव दिखाना पड़ेगा, कल मैं सिखाया था ये चीज़ आपको, ठीक है। ये मैं लगाना भूल जाऊँ तो आप लगा लेना, ठीक है। तो एन टू एन क्रॉस एन मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, ये क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो इसको आप नया मत समझना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और म्यूचुअल नंबर तो आप जानते ही हो। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन कॉमा वन, ठीक है, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यदि और अच्छे से आप दिखाना चाहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क जो है वो है वन वन शो करना। अब आप बताओ क्या ये वन वन है, यदि सपोज एफ ऑफ एन वन बराबर एफ ऑफ एन टू आप लेते हो तो एन वन कोमा वन इज इक्वल टू एन टू कोमा वन, आप कह रहे हो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन वन बराबर एन टू होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन वन सो हो गया, तो इसको आप क्या लिखोगे वन, कुछ नहीं था, ठीक, कुछ नहीं था। अब आती है बात जब हमने वन वन शो कर दिया, ठीक है, तो वन वन शो जैसे ही आपने किया तो क्या हो गया, वन वन का क्या होता है रूलिंग, वन वन कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट इज ऑलवेज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट। तो ये तो आप कहते हो कि ये तो सर हमें पहले से पता था, एन क्रॉस एन करोगे तो ज़्यादा तो आएगा, तो इसमें आपने क्या कुछ कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, इसको वन डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं डिफाइन करता हूँ, देखो एक तरीका तो ये है, चलो इसमें भी दो तीन तरीके क्योंकि हमने आपको ऑन टू नेस भी पढ़ा रखी है, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे ऑन टू दिखा दें, राइट। तो ऑन टू क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक प्री इमेज मिल जाएगी, और यहाँ से ये एक ट्रिवियल केस है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी आप एन यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया ना, दिक्कत तब होती है जब दोनों पेयर होते हैं, ठीक। तो यदि आप कभी भी कोई भी एक चूज करोगे आपको फौरन एक एलिमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट दिख रहा है ये ऑन टू है, बट स्टिल मैं आपको और थोड़ा सा कठिन करा देता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा सीखेंगे तो बेटर रहेगा। देखो यदि आप ट्रिवियल केस लेके चलते हैं तो यहाँ से ऑन टू हो गया, और ऑन टू वन वन ऑन टू होते ही ये क्या होगा सिमिलर होगा, बट मैं नहीं कहता कि ये वाला लगाओ क्योंकि ये सरल हो जाएगा, मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, सॉरी और आपको मतलब अच्छा सिखाना चाहता हूँ, तो एन क्रॉस एन उल्टी मैप करता हूँ और इससे आप मैप करो एन पे, ठीक है। अब आप एक जो मैपिंग बनाओ वो बनाओ इस टाइप की कि आपको एन टपल फॉर्म लेना है, सॉरी टपल फॉर्म लेना है, बट वो आ जाए आपका एन में, गॉट इट। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे तो आप ये मत कहना कि आप सर ये ले लो और एन रख दो, नहीं, यहाँ पे तो आपको देना पड़ेगा ना,
ठीक है। तो आप स्पेसिफिक थोड़ी ना पूरे n पे बात करोगे ना आप, ठीक है। तो ये मत कहना, तो ये नहीं कर सकते। तो फिर कर क्या सकते हैं सर, हम कर सकते हैं यहाँ से एक n1 ले लो, यहाँ से n2 ले लो, और यहाँ से क्या करो आप 2 की पावर सम n1 ले लो और 5 की पावर सम n2 ले लो, 3 5 जो भी आपके मन में है वो ले लो। पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, तो बेसिकली n पॉजिटिव क्वांटिटी तो मिल रही है। अब ये नहीं पता कि डेसिमल है क्या है, बट आप ध्यान से देखो डेसिमल ये आएगी नहीं कभी, बिकॉज क्योंकि ये जो है वो आपके एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल पावर किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और मोर ओवर आप ऐसा करो कि इसको 2 ना 5 ना लेके आप 3 लो इधर, ठीक है, तो वो और बेटर आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो 2 की पावर n1 3 की पावर, अब आप यहाँ से 1 1 सेटिस्फाई करो, ठीक है, कि हर एक की इमेज आपको डिफरेंट मिल रही है कि नहीं। आप 5 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कराओ। तो यदि आप n1 n2 आप जब करोगे तो 2 अब a1 b1 कराना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगा, है ना, है ना। तो 2a1 3b1 बराबर 2a2 और 3b2, ओके। अब आप क्या करोगे कि इसको उधर ले जाओगे, 2 की पावर a1 माइनस a2 बराबर 3 की पावर b2 माइनस b1, राइट, यही किया हमने। a1 b1 a2 b2, तो a1 माइनस a2 और b2 माइनस b1। अब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल कब आएंगे, मैंने ये दोनों एलिमेंट्स को इक्वल कह दिया है, तो इक्वल कब आएंगे, जब इसकी जो पावर है वो जीरो होगी। तो जब इसकी पावर जीरो करोगे तो a1 माइनस a2 बराबर जीरो, तो ये a1 बराबर a2 दे देगा, और जब इसकी पावर को जीरो करोगे तो b1 माइनस b2 बराबर जीरो, तो ये b1 बराबर b2 दे देगा, गॉट इट। तो a1 बराबर a2 आ गया, b1 बराबर b2 आ गया, तो यहाँ से आप क्या कह लिए कि f इज 1। तो जब आप f इज 1 1 कह लिए तो यहाँ से आप क्या इंप्लाई करें, कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, बस यही तो चाहिए था, ये हो गई 2। वैसे हम दिखा चुके हैं ये सिमिलर है। अब इक्वेशन 1 को देखो, ये इससे छोटा है, अब आप नीचे कह रहे हो ये इससे छोटा है, तो इस केस में क्या करते हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं, बस उल्लू बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या कह सकते हो, n इज सिमिलर टू n क्रॉस n। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इज इक्वल टू द LF नॉट, गॉट इट। सो किस किस को ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, वो मुझे कमेंट में बता सकता है। आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। यहाँ से और आप लिख लो कि ये सिमिलर किसके हो जाएगा, जेड के भी हो जाएगा, ठीक है। और आगे जब आपको मैंने जो एक्सरसाइज दी है उसके बाद आप प्रूव कर पाओगे ये फॉर फाइनाइटली, जो आपके n टाइम्स भी करोगे तो उसके भी ये सिमिलर हो जाएगा। और मोर ओवर आप जब इसको काउंटेबल टाइम्स भी करोगे तो वो भी आपके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को आप सिमिलर दिखा सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। अब बात करते हैं आगे की, आगे आपको कौन कौन से सेट हैं। देखो अभी हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम काउंटेबल पे ही घूम रहे हैं, यदि आपने नोटिस किया हो तो हम अभी तक काउंटेबल पे ही घूम रहे हैं। बट अब हम जो बात करने वाले हैं वो अनकाउंटेबल सेट पे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि अब जो हम बात, जैसे हमने आपको 1 0,1 जो है वो सिमिलर टू आर होता है, ठीक है। तो 0,1 सिमिलर टू आर हो जाएगा, डेट मीन्स हम क्या कह पाएंगे, यहाँ से क्या कंक्लूजन ले पाएंगे, क्योंकि आर को तो हम जानते हैं ना, ये जो सेट है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक। तो ये आप जान के रखिएगा, क्योंकि आर के सिमिलर हो जाए कोई भी सेट तो वो अनकाउंटेबल होता है। जब मैंने इसको इसके सिमिलर बता रहा हूँ तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। बट हमें अभी क्या चीज़ की नीड है कि ये सिमिलर कैसे होता है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, एफ
is a mapping from 0 to 1 to C. ओके, अब आपको कहोगे सर यहाँ पे C क्या है, तो C जो है उसको कहते हैं हम सेमी सर्कल, ठीक है, ऑन 0 to 1। तो ये एक बेसिकली मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। चलो अभी मैंने 0 to 1 से C पे मैपिंग किया है, फिर मैं करूँगा C से R पे, ठीक है, इसको मैपिंग दूंगा मैं G, और मैं वहां पे लगा दूंगा फिर गॉफ, मतलब F यहाँ पे पहुंचाएगा और G उसको वहां पे पहुंचाएगा, तो G क्या हो जाएगा 0 to 1 to R, और इस मैपिंग को मैं दिखा दूंगा बाइजेक्टिव, और जैसे ही बाइजेक्टिव दिखाए ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर, एंड देन वी आर डन। तो फर्स्ट आवर टास्क टू फाइंड a bijective map this, and after that we find a bijective map this। okay, so let's start। तो फर्स्ट मैपिंग हमने क्या डिफाइन की थी कि हम 0 से 1 पे जा रहे हैं C पे। ओके, सो आप एक स्ट्रेट लाइन लीजिए जिसमें आप 0 to 1, ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना है, इसमें हम लिख के कुछ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये 3D फिगर्स है और आप हायर स्टडीज में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 to 1 का इंटरवल है, सब जानते हो। मैं एक सर्कल बता देता हूँ 0 to 1 में, राइट। अब ध्यान से आप देखिएगा, आप इस पॉइंट के लिए, जैसे ये पॉइंट है इस लाइन पे, हर एक पॉइंट के लिए आप सर्कल पे कहीं ना कहीं इमेज पाएंगे। जो आपका हाफ सर्कल है इस पे आप कहीं ना कहीं इमेज आपको मिल जाएगी हर एक पॉइंट के लिए, और वो डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ 1 1 का। ये फंक्शन जो है जो आपने डिफाइन किया है, ये 1 1 कैसे है कि हर एक पॉइंट के लिए जितना 0,1 के बीच में जितने पॉइंट हैं सभी के लिए आपको सर्कल पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो उसकी इमेज बन जाए। गॉट इट। तो ये आपका हुआ, ये आप आगे पढ़ोगे इसको, इस टाइप के जो जब हम प्रोजेक्शन देखते हैं, और अभी एक और प्रोजेक्शन देखेंगे उसको कहते हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन सेमी सर्कल। इसको हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इन योर हायर स्टडीज। जो आप MSc करोगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा इन योर फर्स्ट सेम। यदि कॉम्प्लेक्स का जब फर्स्ट सेम आएगा, एक एडवांस भी पढ़ोगे, एडवांस कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, तो यू आर यूजिंग दिस प्रोजेक्शन इन योर फर्स्ट यूनिट इन ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स। ओके, सो आप यहाँ से 1 1 की गारंटी दे दिए। अब ऑन टू, क्या आप जो सर्कल पे जितने पॉइंट हैं उनके लिए आप प्री इमेज ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। आप कोई भी एलिमेंट बताओ मुझे, मैं प्री इमेज बना के दे दूंगा, ठीक है। सपोज आपने सर्कल पे ये बताया इसका बनाओ, मैं कहीं पे भी सपोज सब भरा है, बहुत छोटे छोटे, मैं और छोटा जूम करके उसको इमेज बना दूंगा। आपको पता है ना यहाँ अनकाउंटेबल है, आपको पता है। ऐसे ही सर्कल पे भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे आप हमेशा ढूंढ पाओगे। दिक्कत वहां होती है जहाँ अनकाउंटेबल टू काउंटेबल हो या काउंटेबल टू अनकाउंटेबल। जब दोनों तरफ ही अनकाउंटेबल है तो आप आराम से 1 2 बना पाओगे, ठीक। समझ में आ गई? तो यहाँ से आपने क्या इम्प्लाई कर दिया कि आपका 1 1 भी है और 1 2 भी है, मतलब तब दिस इम्प्लाइज F इज बाइजेक्टिव, ठीक। अब आते हैं आगे। अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है कि जो जी मैप है जो आपने C से R पे डिफाइन कर रखा है, इसको आपको बाइजेक्टिव करना है, ठीक। अब एक R लाइन, फिर से यार अब तो R पूरी लाइन ले रहे हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी हाफ सर्कल को मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा छुला नहीं है, आप छुला लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, अब आपको क्या करना है, ये C है 0 to 1, और 0 to 1 के ऊपर तो मैंने वो बनाया ही है। तो अब क्या करना है, ये होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ध्यान से, ये आपके हर पॉइंट पे आप पूरे आर को भर देगा, मतलब जैसे ये, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हर पूरे आर को ये कवर कर देगा। इस टाइप के प्रोजेक्शन को कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक। तो ये होता क्या है कि हर एक पॉइंट, मतलब ये जो पूरा आपका जो 0 1 है, इस पॉइंट्स के लिए आपको पूरे आर पे इमेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो है ना, ये एक बेसिकली स्टीरियोग्राफ,
प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन मतलब इस यहाँ से प्रोजेक्ट करता है, यहाँ से यहाँ भेजेगा, यहाँ ये सब पूरे आर को कवर कर देगा, ठीक है। तो यही इसका काम है। तो क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट ऑन सी, मतलब ये 0 to 1 बना हुआ है, तो 0 to 1 के हर एक पॉइंट के लिए ये आपको इमेज प्रोवाइड करा देगा, वो भी डिफरेंट, दैट मीन्स 1 1। अब हर एक इमेज पॉइंट मतलब पूरे आर के लिए आपको एक प्री इमेज हमेशा एग्जिस्ट करा देगा, जिसके लिए ये 1 to 1 जाएगा। गॉट इट। तो आपका डाउट होगा सर ये इसको लिख के क्यों नहीं, ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है, और आपको विजुलाइज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लिखने से थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल है। यदि आप इसको देखना चाहते हो तो आप रूटीन फॉलो कर सकते हो, उसमें आई थिंक ये अच्छे से है। बट देखना क्यों है, आप मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझिए, वो इम्पोर्टेंट है, इसका इतना इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है। जब आप कॉम्प्लेक्स में समझोगे तो इसको 3D फिगर में वो लाइक आयोटा आ जाता है ना इंट्रोड्यूस होकर, तो उसमें ज़्यादा बेटर से हो जाता है, तो आप समझाया जाएगा, ये आपके कोर्स में है। बट ये थोड़ा हायर स्टडीज से चीज़ें आती हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर फ्यूचर प्रेफरेंसेस, क्योंकि आप जब मेजर थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें बहुत यूज है। सो तो आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या आपका जो 0 to 1 है वो आपका हर एक अलग पूरे आर पे स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से पूरा आर कवर कर देगा, और हर एक आर पे जो एलिमेंट है उसके लिए आपको प्री इमेज भी आराम से मिल जाएगी। दैट मीन्स जी इज बाइसेक्टिव। तो आपने एफ को बाइसेक्टिव दिखा दिया, आपने जी को बाइसेक्टिव दिखा दिया। अब आप डिफाइन कर रहे हो क्या, गॉफ GOF, और ये डिफाइन करते कैसे हो, 0 to 1 से आर पे। अब आप कह रहे हो कि गॉफ को हमें बाइसेक्टिव दिखाना है, तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि GOF इज बाइसेक्टिव, दिस इंप्लाइज F and G इज बाइसेक्टिव। इफ एंड ओनली इफ है ना ये, F इज बाइसेक्टिव और ठीक, शायद इफ एंड ओनली इफ नहीं है। यदि ये बाइसेक्टिव हुआ तो कोई नेसेसरी नहीं है ये बाइसेक्टिव हो, दैट मींस इसको रिवर्स करो, थोड़ा सा सही करो। ओके, तो हमने अभी ये निकाला है, तो हम इससे इम्प्लाई कर रहे हैं कि GOF जो है बाइसेक्टिव होगा, ठीक है। तो हम एक रिवर्स इंक्लूजन ही चाहिए था और हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कहने वाले हैं कि GOF इज बाइसेक्टिव, क्योंकि यदि ये बाइसेक्टिव है इसका मतलब क्या होता है 1 1 1 2 है। तो यहाँ से हम जो इम्प्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि अंदर वाला फंक्शन जो है वो 1 1 है और बाहर वाला 1 2 है, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लाई, बट ये नहीं होगा। यहाँ से ये तो कर सकते हो बट रिवर्स नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए रिवर्स नहीं होगा। चलिए, तो अब यहाँ से जब हमने कह दिया कि बाइसेक्टिव है, तो अब दिस इम्प्लाइज ये सिमिलर होगा। सिमिलर क्या होगा, 0 to 1 जो ओपन इंटरवल है वो आर के सिमिलर हो जाएगा। ये चीज़ आपका दिमाग ग्लू कर सकते हैं, आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी। मतलब किसी भी टीचर ने आपको ये चीज़ नहीं बताई है तो आपका दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर ये कैसे कह दिया। मतलब बहुत अलग चीज़ है कि हम जिसको एक छोटे से इंटरवल समझते थे, वो पूरी रियल लाइन जिसको जितना बड़ा इंटरवल बना पाऊँ उसके सिमिलर ही है, ठीक है। तो जब ये आया था तो बहुत मतलब इसके ऊपर है, आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे, तो बहुत कैंटर ये सब काम कैंटर के है मेन चीज़, इसीलिए कैंटर को बहुत ही खतरनाक मैथमेटिशियन मानते हैं। किसी भी टीचर से आप पूछेंगे उनको कहेंगे कि हाँ मतलब बहुत काम किए हैं, आप आगे भी देखेंगे, ठीक है। MSc में भी आप देखेंगे उनका बहुत सारा काम है, ठीक है। तो बहुत डीपली चीज़ें हैं, डीपली चीज़ें हैं, बहुत डीपली। इसीलिए जो ये प्रोजेक्शन है ये थोड़ा MSc में आप पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ MSc में उन्होंने बहुत काम किए हैं, ठीक है। आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन वे में नहीं बताया, क्योंकि वो थोड़े से कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे जो आपको पता नहीं, तो वो दिक्कत करेंगे। तो आपने अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ ओपन 0 to 1 जो है वो का या हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ आर हो गई, क्या हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। अनकाउंटेबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिनम से C, ठीक। तो सिमिलरली अभी तो आपने 0 to 1 पे करा, तो अब आपको एक नोट लिखवाते हैं, ठीक है। नोट के ऑल
non trivial open intervals are similar to r। ठीक, तो मतलब ए कॉमा बी, ए और बी मतलब दोनों वैसे ना हो, तो ये हमेशा आर के सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स कोई भी आप ओपन इंटरवल ले लो, कोई भी आप क्लोज इंटरवल ले लो, क्लोज भी आप ले सकते हो, कोई भी इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपस में सब सिमिलर होते हैं और विच इज अनकाउंटेबल। ठीक है, विच इज अनकाउंटेबल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप मस्ट इंपॉर्टेंट करके चलो। अब बात करते हैं कि 0,1 क्रॉस 0,1 इज ऑल्सो सिमिलर टू 0,1। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू आर। समझ रहे हो आप, ये आपका ये जो प्रो मैंने लिखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ओपन इंटरवल्स लिखा है। ठीक है, तो यदि आप इसको देखना चाहो तो आप कैसे देखोगे, इसको सेम चीज एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेना। ठीक है, और सपोज पहले आप क्या करोगे, पहले ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, बात एक ही है। तो यहाँ से आप क्या करो, लाइक क्योंकि टपल फॉर्म है, देखो दोनों तरफ की बता देता हूँ कि एक्स वाई फॉर्म कर लो। एक मिनट रुको, क्योंकि यहाँ से टपल लेना पड़ेगा ना। ठीक, तो ओके, तो यहाँ से x वाई ले लो, और यहाँ जो कर दो वो एक्स वाई कर दो, पहली चीज। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आप 1 1 दिखा देना, आराम से दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप मैपिंग यहाँ पे 0 to 1 लो, यहाँ से 0,1 से 0,1 आप लोगे, तो यहाँ पे आप क्या करना, यदि आप किसी टर्म को लेना चाहते हो तो सम 0.x ऐसे करके ले सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लो, इसको और अच्छा कर लो, क्योंकि उसमें आप फंस जाओगे, है ना। तो x x ही लो, और यहाँ पे जो कर लो, क्या कर लो, x 1/3 कर लो। अब ये देखो, ये वही चीज हो गई कि f ऑफ n बराबर n,1। वही किया, कुछ नहीं किया, आराम से आप कर लेना, ये बन बना यहीं से दिख रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है। ये डिफरेंट वाला जो किया है ना, ये एक इम्पोर्टेंट होता है हमेशा के लिए, तो इसको आपको ट्राई करना है, दिस इज योर एक्सरसाइज। और इसको तो इसी के बेसिस पे आप कर देना। ठीक है, सिमिलर है, ये सामने वन वन दिख रहा है, और जैसे ही आप करोगे दोनों को कर लेना, वन इक्वेशन वन टू, और दे सिमिलर हो जाएगा। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, अब उसके बाद जो चीज़ें आती हैं तो वो आता है आपका कुछ नोट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स, वो आप लिख लो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जो आपको फाइनली बाद में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे पहले थिंग के यूनियन क्या होता है, ठीक है, और काउंटेबल यूनियन, ठीक है, और आर्बिट्रेरी यूनियन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग लिखते हैं सब चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली थिंग तो ये कि पहला नोट क्या होना चाहिए आपके लिए, बिट। आपने फाइनाइट पढ़ लिया, आपने इनफाइनाइट पढ़ लिया। शुरू से करते हैं तो डिवीजन टाइप भी हो जाएगा और आपके सारे नोट लिख जाएंगे। तो आप जितने भी पॉइंट्स में लिखूंगा वो नोट के टॉन पे लिखना। जैसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट को आप डालिए नेचुरल नंबर का सेट, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और सामने लिख लीजिए विच इज काउंटेबल, साथ में मैं काउंटेबिलिटी भी यूज करता जाऊँ। ठीक, नंबर 2 डालिए कि एवरी सबसेट of a countable set is countable। ठीक है, ओके। 3 डालिए, collection of all this subset of countable set need not be
काउंटेबल। अब आप कहोगे सर क्यों, आपने एक एग्जांपल देखा है ना, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर एलिफ नॉट विच इज सी, दिस इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ से आप नहीं कह सकते, बट यहाँ मे नॉट फिर तो सर आप नो कहो ना कि होता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। यदि आप कोई काउंटेबल सेट 1 2 3 ले लो केवल, इसके जो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट होगा वो काउंटेबल ही होगा, ठीक है, तो वो आपके काउंटेबल होगा, बट ये वाला सेट आपका काउंटेबल, ठीक है। तो ये कोई इन जनरल नहीं है, बट ये कि एक कॉन्ट्रा मिल गया इसलिए आप नीड नॉट भी कह रहे हो, वैसे हो भी जाते हो नहीं हो भी जाता है, ठीक है। चलो 4 नंबर लिखते हैं। 4 नंबर आपको इसी पे आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि लेट ए बी एनी सेट this implies that there exists B is a subset of A such that B is similar to N। मतलब या सॉरी 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 गलत ही कर दिया, एक मिनट, B is similar to A मतलब कोई यहाँ पे इन्फिनाइट सेट की बात की जा रही है, मैंने मेंशन नहीं करा, कोई यहाँ पे इन्फिनाइट सेट विच इज काउंटेबल और ले लो, तो काउंटेबल के बाद ये ए जो हो जाएगा वो एन बन जाएगा, ठीक है, और ये जो ए है वो एन बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जाए, ये कोई काउंटेबल सेट है, देयर एग्जिस्ट, यदि कोई उसका सबसेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो हमेशा ए के सिमिलर हो जाएगा और वो भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब काउंटेबल, ठीक है। और आप इन जनरल लेना चाह रहे हो तो फिर इन जनरल ले लो, जैसे यहाँ आर को आप लोगे तो वो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, इन्फिनाइट वो भी है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है कि इन्फिनाइट जो सेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, ये भी नोट है, ठीक है, जो भी पॉइंट है वो डाल लेना आप। तो अनकाउंटेबल, अब इसके और पार्ट्स करें जिसमें बहुत सारे तरीके के होते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आर क्यू सी, ठीक है, और आपका अभी मैं बताऊंगा कि क्यू सी और क्यू को अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है, जैसे नेचुरल काउंटेबल सेट में नेचुरल नंबर जेड, ठीक है, एन क्रॉस एन, और आप क्यू भी लिख लो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वाई इज क्यू इज काउंटेबल। सो ये भी मैपिंग अभी बहुत अच्छा चीज़ है, इसकी मैपिंग भी डिफाइन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये आप लिख लीजिए ये सारे सेट, और ये मेरे को ऐसे ओपन इंटरवल कोई भी, ठीक है, तो ये सब अनकाउंटेबल होते हैं और ये सब काउंटेबल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये सब आप अपने पास रखे रहिए, काम आएंगे सब, ठीक। और क्या पॉइंट लिखाना चाहिए आपको, यूनियन पे बात करनी चाहिए कि काउंटेबल यूनियन, हाँ अभी वही बचा है, और तो सब चीज़ें मैंने बता दी कि कौन किसके सिमिलर होता है कौन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपली लिखे काउंटेबल यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज़्यादा इंटरवर्ड बहुत यूज करेंगे, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक। अब आप लो नेक्स्ट कलर, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ countable set is countable, is not countable, sorry। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन में आप चाहे आर्बिट्रेरी लो चाहे आप काउंटेबल लो, तो आर्बिट्रेरी और काउंटेबल इंटरसेक्शन और काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है, ओके। सो ये जो ये ब्लू कलर से लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या,
आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि चॉइस जो है वो आर से आ रही है, तो कोई भी सेट को आप आर टाइम्स, मतलब समझ रहे हो, यूनियन जो है वो आई से इंफिनिटी भाग रहा है और भी आर टाइम्स, मतलब समझ रहे हो। तो ये तो एक फाइनाइट यूनियन, मतलब लाइक ये तो एक काउंटेबल यूनियन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप आर्बिट्रेरी यूनियन जिसमें आप ओनली आई लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है आर्बिट्रेरी। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज नॉट काउंटेबल, बट द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। सो ये आपको स्टेटमेंट सबरे लिखने हैं, बहुत अच्छे से याद करने, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो आगे की ओर, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट बचता नहीं है, तो बचेगा तो मैं अभी लिखा दूंगा, जब तक हम फाइनली अपना जो क्यू है उसको कर लेते हैं कि वो काउंटेबल क्यों है। तो क्यू की जो फॉर्म होती है वो ये होती है जिसमें पी जो है वो जेड से आ सकता है, बट क्यू जो है वो आपका जेड से नहीं आ सकता, बिकॉज कि जीरो हम ले नहीं सकते क्यू को, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। और जीसीडी ऑफ पी कोमा क्यू जो होता है वो बंद तो होता ही है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर सेट। अभी हम जो मैपिंग डिफाइन करने वाले हैं वो ओनली स्मॉल एफ बनाते हैं, क्यू प्लस से एन क्रॉस एन पे मैपिंग डिफाइन करने वाले हैं, करते हैं। क्यू प्लस किस टाइप का है, पी वाई क्यू टाइप का है, तो हम इसको किस टाइप से कर सकते हैं, पी वाई क्यू टाइप, पी कोमा क्यू एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो आप आराम से देख पाएंगे कि दिस इज ऑलवेज वन वन, दिस इज ऑलवेज वन वन, साफ दिख रहा है। आप कोई भी लो, आप हमेशा एक टपल पा पाओगे, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, तो जैसे 1/2 लिया तो आपको हमेशा 1,2 मिल गया, तो आप हमेशा देख पाओगे दिस इज वन, ठीक है। तो आप यार P1 P2 करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑलवेज गेट वन। अब देखो मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, दिस इज योर टास्क, क्लेम कर देता हूँ, ये आप करना, ये 1 1 है, ये आपका टास्क है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाना था, इस सेट को सिमिलर दिखाना था, या फिर एक और टास्क है, यहाँ पे हम ऑन टू नहीं करने वाले हैं। दिस इंप्लाइज 1 1 से हमें क्या मिलता है, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन सेट इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ, ठीक है। जब इसको आप कह चुके हो काउंटेबल है, तो इससे छोटा सेट तो हमेशा काउंटेबल ही होगा ना, क्या समझे, काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह पा रहे हो कि Q प्लस इज काउंटेबल सेट, Q प्लस इज काउंटेबल सेट, दिस इंप्लाइज Q को हम कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन सिंगलटन जीरो। जब ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल होगा, क्योंकि बस माइनस ही तो लगा है, तो ये तो सिंगलटन है तो ये तो काउंटेबल है ही। अब मैं क्या कह रहा हूँ, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अगेन काउंटेबल। बताओ चीज समझ में आई कि नहीं आई, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसको काउंटेबल दिखाया, इससे ये काउंटेबल हो गया, और ये काउंटेबल होता है क्योंकि सिंगलटन है, तो ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, हम यूनियन ही तो ले रहे हैं, और वो 3 टाइम ले रहे हैं जो कि फाइनाइट नंबर है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक काउंटेबल मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर दोगे कि ये जो आपका Q है वो आपका काउंटेबल हो रहा है। अब यहाँ से आप ये भी देख लो कि R क्या होता है, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है रेशनल का सेट और ये होता है इरेशनल का सेट। R आपको पता है अनकाउंटेबल होता है, Q आपने अभी काउंटेबल प्रूव कर दिया, और यूनियन अनकाउंटेबल या काउंटेबल, तो QC क्या होगा, देखो यदि QC काउंटेबल हुआ तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल देना पड़ेगा, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आर जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो क्यूसी को क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना, मतलब ये नहीं हो सकता। यदि क्यूसी जो इरेशनल है वो काउंटेबल कर दिया तो ये आपका नहीं होगा, तो ये करने के लिए ये तो होना ही होना है ना, आर को थोड़े ना काउंटेबल कह दोगे, आर तो अनकाउंटेबल है, तो दिक्कत कहाँ है, क्यूसी में है, तो क्यूसी को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने दो रिजल्ट मिले कि Q इज ए काउंटेबल सेट, पॉइंट्स नंबर बढ़ा लेना, Q इज ए काउंटेबल सेट एंड QC इज अनकाउंटेबल सेट। और ये दोनों जो है ना जान रहेंगे पूरे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के, हर समय मैं इनको ही याद करूंगा जब मुझे कोई याद नहीं आएगा, ठीक है। सो एक और रिजल्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल
disjoint open intervals set of all disjoint open intervals on real line is counted. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। क्या आप रियल लाइन को यूनियन ऑफ काउंटेबल इंटरवल्स में लिख पाओगे? समझ रहे हो मेरी बात? एक पूरी रियल लाइन है, उसमें आप डिसजॉइंट, आप जब इंटरवल छोटे छोटे बनाओगे जो डिसजॉइंट होंगे उनको आप काउंटेबल बना दोगे। बहुत ही लाजवाब स्टेटमेंट है, जब आपका प्रूफ करते हैं ना बहुत अच्छा प्रूफ है इसका। तो आप प्रूफ भी देख सकते हैं, बट हियर हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रूफ देखने की, तो हम प्रूफ तो नहीं देखेंगे, बट स्टिल आपको जरूर कहेंगे कि आप एक बार देखें। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सो और तो चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। सो और देखते हैं, और सोचता हूँ मैं पॉइंट्स क्या आज हमारा 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि काउंटेबिलिटी के जितने रिजल्ट हैं एक साथ लिखा दिए जाएं आपको, तो बेटर रहेगा। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है नहीं पता आई डोंट नो, बट आप सीख लीजिए कि जैसे इस चीज़ को हम कैसे ए क्रॉस ए वन क्रॉस ए टू डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, और ये ए एन क्रॉस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है वो ऐसे लिखा है, ये पाई नहीं है, दिस इज अ प्रोडक्ट साइन। अब केस बनाओ इसके काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी बात करते हैं। सपोज कार्डिनलिटी ऑफ ए आई, मतलब जो सेट है ना उसकी कार्डिनलिटी है, सपोज 1 ले लो, तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस तो 1 ही आएगा। देन दिस इम्प्लाइज ये फॉर ऑल आई कर दो, और ये आई भी बहुत खतरनाक हो जाता है। देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज आल्सो 1, देन दिस इज काउंटेबल। तो आप भले ही आप इनफाइनाइट प्रोडक्ट ले रहे हो, बट स्टिल वी आर गेटिंग काउंटेबल चीज़ें। केस 2 के इफ फॉर सम आइज AI is cardinality of AI for some AI cardinality जो है वो K है, एंड फॉर सम को फॉर फाइनाइट कर लो, कि फॉर सम में इनफाइनाइट भी आ जाता है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं रखो जिससे आप लोग कंफ्यूज हो। फॉर सम फाइनाइट AI द कार्डिनलिटी ऑफ AI इज K एंड रिमेन्स कार्डिनलिटी ऑफ AI बराबर 1 फॉर ऑल आई, ठीक। तो B यहाँ पे क्या बन गया? बी यहाँ पे बन गया कि कार्डिनलिटी ऑफ के को आपने कुछ टाइम्स किया है, सपोज इसको आई टाइम्स कर लो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और बचे हुए को 1 किया है तो इनटू 1, व्हिच इज द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज कार्डिनलिटी ऑफ के की पावर सम आई, तो व्हिच इज अ फाइनाइट नंबर। मतलब आपने कोई फाइनाइट नंबर मंगाया ना, उसको आप फाइनाइट टाइम्स, ये फाइनाइट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था पहले, ये फाइनाइट क्या है, इसको आप के में मल्टीप्लाई, के की पावर से ना, ये जो फाइनाइट नंबर है जो आप आई माने हो ये के की पावर है, यदि ये फाइनाइट होगा तभी आप क्या पाओगे, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के काउंटेबल हो गया, ठीक है। मतलब आप बी की कार्डिनलिटी को, क्योंकि आप प्रोडक्ट करना है ना सभी ए के लिए तो करना है, फॉर सम के लिए हमने के मान लिया था, मतलब के इंटू सपोज 5 बार है तो के 5 हो गए ना, तो मतलब के, समझ रहे हो आप, मल्टीप्लाई, एंड देन आफ्टर दैट सबकी 1 है तो 1 1 तो कुछ पढ़ना नहीं है, तो ये तो फाइनाइट ही आएगा ना, फाइनाइट हो गया तो काउंटेबल हो गया। अब लास्ट केस जो क्या फॉर कि जो AI की कार्डिनलिटी है तो 2 ही कर दो, AI की कार्डिनलिटी है वो आप 2 कर दो फॉर ऑल आई, क्या फर्क पड़ेगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस अप टू आई, और आई के पास चॉइसेस कहाँ से आ रही हैं, एन से, तो क्या हो गया 2 की पावर एल एफ नॉट। अब यहीं जैसे ही मैंने किया तो आपने क्या कहा सी, और सी होता है अनकाउंटेबल। तो आप कहोगे सर ऊपर ये फाइनाइट क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों,
बस यही था अंतर कि ये मैंने फाइनाइट वर्ड क्यों लिखा था और यहाँ मैंने काउंटेबल जैसी बोला ना, तो यही आ गया अंतर। तो आप समझ रहे हो कि काउंटेबल फाइनाइट हो सकता है बट काउंटेबल से चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आई को चॉइस काउंटेबल दे दी तो वो आपका अनकाउंटेबल पे ले गया बी को, बट यहाँ पे जैसे आई की चॉइस फाइनाइट थी तो जो बी था वो फाइनाइट की वजह से काउंटेबल बनता रह रहा था, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जो बी है वो सिमिलर हो गया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि उसकी भी कार्डिनलिटी जो होती है वो आपकी यही होती है, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे होंगे और मज़े से आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप थ्रू आउट पूछ सकते हैं मेरे से। तो अब वो मुझे लगता है काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो लास्ट दो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ा के इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और आई होप, मतलब मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो कुछ दो डेफिनेशन है सिंपली, तो उनको हम करके अपने लेक्चर को एंड करते हैं। एल्जेब्राइक नंबर, व्हाट इज एल्जेब्राइक नंबर? तो एल्जेब्राइक नंबर वो नंबर होता है, तो लिखो अल्फा बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड algebraic मतलब an number if there exists a polynomial belongs to q of x, ठीक है। और p of अल्फा, जो अल्फा आपका r से आ रहा है उस पे जो पॉलिनोमियल है वो 0 दे दे, ठीक है। s से अल्फा का कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ जो कलेक्शन तो छोड़िए, बस इसी अल्फा को आप एल्जेब्रिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो basically the root of the polynomial of rational polynomials, rational polynomials का मतलब है कि आपके ऐसी polynomial जिसके कोफिशिएंट्स आपको रेशनल से आ रहे हैं, करेक्ट। तो रेशनल पॉलिनोमियल जिस पॉइंट्स पे आपका 0 दे देगा या रेशनल पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स होंगे, ठीक है, वो आपके अलजेब्रिक नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर, ट्रांसेंडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं जो अलजेब्रिक नंबर नहीं होते, मतलब नॉट ए अलजेब्रिक नंबर इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर। और सिंपल सी डेफिनेशन है, जो अलजेब्रिक नंबर नहीं बनेंगे वो आपके ट्रांसेंडेंटल नंबर बनेंगे। तो अभी आपको चीज समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। जैसे सपोज कोई पॉलिनोमियल मैंने p ऑफ x पकड़ी जो है x माइनस अल्फा और जो आराम से आपको बिलोंग कर रही है p ऑफ x में, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल p ऑफ अल्फा विच इज, ये पे यार ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल आपका रेशनल पॉलिनोमियल है, तो अल्फा हैज टू बी रेशनल। तो ऊपर मैंने r से शो किया है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r में आ गया, बट हाँ यदि ये q में आ रहा है तो ये r का भी तो एलिमेंट होगा, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये पे आपको 0 हो गया। तो अब आप क्या कहोगे कि अल्फा जो है वो आपका एल्जेब्रिक नंबर है जिसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ क्या आया? समझ ये आया कि आप पूरे रेशनल नंबर्स को एल्जेब्रिक नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा तो आर्बिट्रेरी था ना, मतलब अल्फा आर्बिट्रेरी रेशनल नंबर था, मतलब हमने तो एन ही पिक कर दिया था, बट वो हर एक के लिए आपकी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर गया। दिस इंप्लाइज दैट एवरी रेशनल नंबर इज एल्जेब्रिक नंबर। समझ आ गया? अब बात करते हैं क्या इरेशनल नंबर भी एल्जेब्रिक नंबर हो सकता है। सपोज कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2 विच इज बिलोंग्स टू क्यू एक्स, 2 इज बिलोंग्स टू क्यू बिलोंग्स टू आर। तो इसको कोई सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल करेगी। रूट 2 कर देगा 0, गॉट इट। और मैंने क्या बताया था, ये इसके जो अंदर आएगा, इसके जो अंदर आएगा वो आर में आना चाहिए, तो रूट 2 बिलोंग्स टू आर इज हैज टू बी ए, मतलब ध्यान से देखो डेफिनेशन में मैंने क्या लगाया था, ये आर से आना चाहिए। तो आपका जो रूट है वो भले ही क्यू में बिलोंग ना कर रहा हो बट आर में तो कर रहा है ना, आर में कर रहा है, इसका मतलब कि रूट 2 है वो आपका एल्जेब्रिक नंबर बनने के काबिल है, वो आर में तो आ रहा है ना।
आर में आ रहा है, और एक पॉलिनोमियल है जो क्यू एक्स की पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट। तो सेटिस्फाई करते ही वो आर में आने लगेगा, और आर के बाद वो आपका एल्जेब्रिक नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या किए कि देयर एग्जिस्ट सम irrational numbers too which is algebraic। अब आप कहोगे सर आपने देयर एग्जिस्ट क्यों लगाया, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर आपको नहीं करेंगे, मतलब कि आपको कुछ ही मतलब रूट टू रूट थ्री इस टाइप के रेशनल नंबर ही आपको अलजेब्रिक नंबर बनाएंगे और सारे नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे बात रही आप मतलब लाइक कैसे बात करूँ कि 0.3 1 2 5 ये आपका रेशनल नंबर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप नहीं कह सकते कि हर एक जो इरेशनल नंबर है वो आपका सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, एक स्टेटमेंट होता है कि एवरी irrational number is transcendental except some। ठीक है, except some numbers, some irrational numbers। ठीक, तो एवरी irrational number is a transcendental number except some irrational number, some of मतलब लाइक काउंटेबल नंबर्स के कह सकते हो, काउंटेबल टाइप, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होता है वो तो अनकाउंटेबल होता है ना। तो आप काउंटेबल निकाल लोगे तो भी अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो उसके पास तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो कुछ नंबर्स जो है वो आपके अलजेब्रिक बन सकते हैं और सारे नहीं बनते। ठीक है, तो आपको जो आप पूरा आर है ना, वो आपको जैसे हम क्यू यूनियन क्यू सी कहते हैं ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अलजेब्रिक नंबर यूनियन ट्रांसेंडेंटल नंबर। ठीक है, सो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल नंबर अलजेब्रिक नंबर तो हमेशा काउंटेबल होते हैं क्योंकि चॉइसेस। ठीक है, क्योंकि पूरा रेशनल बन रहा है और कुछ इरेशनल बन रहे हैं कुछ। ठीक है, तो वो काउंटेबल होता है। बट अलजेब्रा यदि आप काउंटेबल और यूनियन करोगे फिर वही वाली बात, तो जो टी है वो अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि ट्रांसेंडेंटल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल है और जो अलजेब्रिक नंबर है वो काउंटेबल है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट लास्ट चलते चलते कुछ एकदम चीज़ें याद आ गई, वो आपको बता देता हूँ नोटेशंस। कि ये होता है एलिफ नॉट, ये होता है सी। सपोज आप एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट जो आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो तो इस पे आप क्या कह सकते हो, और भी चीज़ें हैं जैसे 2 की पावर एलिफ नॉट को भी हम सी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक काउंटेबल का साइन है, ये भी काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे आप सी की पावर एलिफ नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर एलिफ नॉट करोगे तो एलिफ नॉट की पावर एलिफ नॉट होगा विच इज एलिफ नॉट 2 की पावर विच इज सी। तो सी की पावर एलिफ नॉट भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। एलिफ नॉट प्लस एलिफ नॉट आप करोगे तो वो भी आपका एलिफ नॉट ही आएगा। ठीक है, सी प्लस सी करोगे तो वो भी आपका एलिफ नॉट ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो इसी टाइप के कुछ एक्सप्रेशन है जो हम चलते चलते अपना देखते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं और हमारा जो टॉपिक है जो काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी का टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट।